Students, I am your Anu ma'am. Hope you are doing well. In previous videos, we learned exercise 1.1 from real numbers. Now we will learn exercise 1.2 from real numbers. So in this video, we will start concept of exercise 1.2. और कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.2 में हम लोग थ्योरम 1.2 पढ़ेंगे, एग्जाम्पल 5, 6, 7 और 8 पढ़ेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अब मैथ्स के हर एक चैप्टर्स के वीडियो बना करके अपलोड करने वाली हूँ। और मेरे ही चैनल पर क्लास 10th के साइंस के हर एक चैप्टर्स के वीडियोस अपलोडेड हैं, तो आप मेरे ही चैनल से मैथ्स एंड साइंस दोनों ही सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत थ्योरम 1.2 से करते हैं। थ्योरम 1.2, इस थ्योरम को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहा जाता है और थ्योरम है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। इस थ्योरम का मीनिंग है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम के प्रोडक्ट्स के तौर पर एक्सप्रेस कर सकते हैं या प्राइम नंबर्स में फैक्टराइज कर सकते हैं और यह प्राइम्स यूनिक होता है, भले वो प्राइम्स किसी भी ऑर्डर में हो। अब इस थ्योरम को समझने के लिए हमें दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना होगा। पहला है प्राइम नंबर और दूसरा है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके दो फैक्टर होते हैं, एक 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके इन दोनों फैक्टर्स के अलावा भी फैक्टर हो, यानी कि फैक्टर 1 भी हो, नंबर इटसेल्फ भी हो और उससे ज्यादा भी फैक्टर हो। अब इस थ्योरम को मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। एग्जाम्पल में एक कंपोजिट नंबर लेते हैं 32,760। ये कंपोजिट नंबर इसलिए है क्योंकि जब इसे फैक्टराइज करते हैं तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ओके, अब इस नंबर को हम लोग फैक्टराइज करना स्टार्ट करते हैं। तो इस नंबर को पहले हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर 2 से कर रहे हैं, फिर 2 से कर रहे हैं, फिर 3 से कर रहे हैं, फिर 3 से कर रहे हैं, फिर 5 से कर रहे हैं और फिर 7 से कर रहे हैं और लास्ट में 13 से कर रहे हैं। ओके, यानी कि जब इस नंबर को हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो ये सारे प्राइम्स आएंगे। ओके, यहां तक। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है कि जब किसी कंपोजिट नंबर को हम फैक्टराइज करते हैं तो नंबर ऑफ प्राइम्स यूनिक होते हैं, लेकिन उसका ऑर्डर अलग हो सकता है। अब ऑर्डर कैसे अलग हो सकता है उसको समझाती हूँ। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 32,760 को स्टार्टिंग में 2 से डिवाइड किया जा रहा है, लेकिन हम लोग स्टार्टिंग में इस नंबर को 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 7 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 13 से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ प्राइम सेम ही होंगे, यानी कि 2 प्राइम 3 होंगे, 3 प्राइम 2 होंगे, 5 प्राइम 1 होंगे, 7 प्राइम 1 होंगे और 13 प्राइम 1 होंगे। ओके, अब इसे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन में समझाती हूँ। जब कंपोजिट नंबर 32,760 को फैक्टराइज किया गया है तो ये सब प्राइम आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 13। ओके, तो ये प्राइम्स यूनिक है। जब भी हम इस कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज करेंगे तो इतने ही प्राइम्स होंगे, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिस सीक्वेंस में ये प्राइम्स रखे हुए हैं उसी सीक्वेंस में हो। हम चाहे तो इस नंबर को स्टार्टिंग में 3 से डिवाइड कर सकते हैं, हम चाहे तो इस नंबर को स्टार्टिंग में 5 से डिवाइड कर सकते हैं, हम चाहे तो इस नंबर को स्टार्टिंग में 7 से डिवाइड कर सकते हैं, हम चाहे तो इस नंबर को स्टार्टिंग में 13 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ प्राइम्स सेम ही होंगे। ओके, और यही कह रहा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि किसी भी कंपोजिट नंबर को जब हम प्राइम से फैक्टराइज करते हैं तो वो प्राइम्स यूनिक होते हैं, चाहे वो ऑर्डर किसी भी तरह का हो। लेकिन जब किसी नंबर को फैक्टराइज किया जाता है और नंबर ऑफ प्राइम्स ज्यादा होते हैं तो हमेशा प्राइम्स को असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा जाता है। ओके, अब हम लोग एग्जांपल्स को पढ़ेंगे। एग्जाम्पल 5, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ही एग्जाम में आ जाता है और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। ओके, एग्जाम्पल है कंसीडर द नंबर 4 is to the power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 is to the power n ends with the digit 0. इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि माना कि एक नंबर 4 is to the power n है, जहां n एक नेचुरल नंबर है,
यानी कि इस n का वैल्यू 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होते हुए कोई भी नंबर हो सकता है। अब हमें ये चेक करना है कि यदि n का कोई वैल्यू 4 के पावर पर है तो क्या उसका वैल्यू 0 से एंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन थ्योरेटिकल होता है, लेकिन मैं इसे एग्जांपल देकर के आपको समझा देती हूँ, जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और आप इस थ्योरी को आसानी से लिख सकते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको आए तो आप इसके आंसर को एनसीईआरटी बुक में जिस तरह से स्टेटमेंट दिया हुआ है उसी तरह से लिखेंगे। तो चलिए अब मैं इसके आंसर के कॉन्सेप्ट को समझाती हूँ। और इसके लिए हम लोग 4 के n का पहला नेचुरल नंबर ले रहे हैं 1, यानी लिख रहे हैं 4 इज टू द पावर 1 और इसका वैल्यू क्या आ रहा है 4, यानी कि ये नंबर 0 से नहीं खत्म हो रहा है। अब हम लोग n के पावर के दूसरे नेचुरल नंबर को लेते हैं, यानी 4 इज टू द पावर 2 और इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 और जब इसका वैल्यू निकालते हैं तो वो आता है 16, यानी कि ये भी 0 से एंड नहीं हो रहा है, इसके एंड पर 6 है। ओके, अब हम लोग n के लिए नेक्स्ट नेचुरल नंबर ले रहे हैं और वो ले रहे हैं 3, तो लिख रहे हैं 4 इज टू द पावर 3 और इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 और इसका वैल्यू क्या आएगा 64, यानी कि ये भी 0 से एंड नहीं हो रहा है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट नेचुरल नंबर लेते हैं और लिखते हैं 4 इज टू द पावर 5 और 4 इज टू द पावर 5 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 और इसका वैल्यू आ जा रहा है 1024। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि ये 0 से एंड नहीं हो रहा है। ओके, यानी 4 का पावर जो n है इस पर कोई भी नेचुरल नंबर लेने पर इस 4 इज टू द पावर n का वैल्यू 0 से नहीं होगा। ओके, और क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। अब मैं आपको ये समझाती हूँ कि यहाँ मैंने इस तरह से क्यों लिखा है 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड दिस वन। यहाँ इसे इस तरह से इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम लोग बेस नंबर 4 का फैक्टर्स निकालते हैं तो वो फैक्टर्स होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि प्राइम होता है 2। अब 4 टू द पावर n को रख करके देख चुके कि किसी का भी वैल्यू 0 से नहीं खत्म हो रहा है। ओके, लेकिन यदि कोई वैल्यू 0 से खत्म होता है तो उसका प्राइम क्या होता है 2 और 5। अब वो कैसे होता है, मान लेते हैं कि 4 इज टू द पावर n का वैल्यू 10 होता तो इसका फैक्टर्स क्या क्या होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। मान लेते हैं कि 4 इज टू द पावर n का वैल्यू 100 होता, यानी कि ये वैल्यू भी 0 से एंड होता है, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। कैसे वो देख लेते हैं, 5 multiplied by 5 25, 25 multiplied by 2 50 and 50 multiplied by 2 100। यानी कि जब 4 is to the power n का वैल्यू 0 से खत्म होता तो दो फैक्टर होते हैं 2 and 5, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि 4 is to the power n का वैल्यू कोई भी रख रहे हैं तो 0 से खत्म नहीं हो रहा है। ओके, तो हम लोग क्या कहेंगे कि 4 is to the power n का फैक्टर सिर्फ 2 है। अब इसी को हम लोग थ्योरी में लिखते हैं, लिखेंगे if the number 4 is to the power n for any n were to end with the digit 0 then it would be divisible by 5। जैसा कि यहाँ देखे थे हम लोग, that is the prime factorization of 4 is to the power n would contain the prime 5। यदि इसका वैल्यू 0 से खत्म होगा तो 5 प्राइम जरूर होगा, जैसा कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं। This is not possible because 4 is to the power n equals to 2 raised to the power 2n, क्योंकि जब बेस नंबर 4 को फैक्टराइज कर रहे थे तो प्राइम क्या क्या आ रहा था 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि सिर्फ 2 प्राइम आ रहा था। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है 4 raised to the power n equals to 2 raised to the power 2n, so the only prime in the factorization of 4 raised to the power n is 2। So the uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other primes in the factorization of 4 raised to the power n, so there is no natural number n for which 4 raised to the power n ends with the digit 0। Okay, now example 6, find the LCM and HCF of 6 and 20 by prime factorization method। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 और 20 का LCM निकाले और HCF निकाले, तो हम लोग LCM और HCF निकालने के लिए इन दोनों को फैक्टराइज करेंगे। तो पहले हम लोग 6 को फैक्टराइज करते हैं और जब 6 को फैक्टराइज करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 2 raised to the power 1 इट मींस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 raised to the power 1 इट मींस 3। अब 20 को फैक्टराइज करते हैं और 20 को जब फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टर्स आते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, जिसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2 raised to the power 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 raised to the power 1, क्योंकि 5 raised to the power 1 का वैल्यू हो जाएगा 5, जैसे कि यहाँ समझाए थे। ओके,
अब हम लोग HCF निकालेंगे। सो HCF ऑफ 6 and 20 इक्वल्स टू 2। अब ये कैसे हुआ इसे मैं समझाती हूँ। जब हम लोग 6 के फैक्टर्स को देखते हैं तो यहाँ पे 2 फैक्टर आ रहा है 2 and 3, और 20 के फैक्टर को देख रहे हैं तो यहाँ 2 फैक्टर आ रहा है 2 and 5। अब हम लोग इन दोनों फैक्टर्स में से जो फैक्टर कॉमन है उसको देखेंगे और उस कॉमन फैक्टर का जो लिस्ट पावर वाला नंबर है उसको लेंगे। तो यहाँ हम लोग कॉमन फैक्टर क्या देख रहे हैं, इसमें है 2 3 और इसमें है 2 5। इट मीन्स की 2 कॉमन फैक्टर है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। अब इन दोनों 2 में से देखेंगे कि लिस्ट पावर किसका है, तो लिस्ट पावर इसका है 2 रेज़ टू द पावर 1, और 2 रेज़ टू द पावर 1 का वैल्यू होता है 2, इसीलिए 6 और 20 का HCF हो जाएगा 2। ओके, अब हम लोग LCM निकालेंगे। अब LCM निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों नंबर के जितने भी फैक्टर्स हैं सभी फैक्टर्स को लेंगे, और यदि कोई कॉमन फैक्टर है तो उस कॉमन फैक्टर का मैक्सिमम पावर वाले नंबर को लेंगे, राइट। तो अब हम लोग 6 और 20 का LCM का फैक्टर्स लिखना स्टार्ट करते हैं, और हम लोग इसके लिए 2 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर 2 है, लेकिन 2 का मैक्सिमम पावर यहाँ है 2, तो हम लोग लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं तो वो है 3, तो लिखेंगे 3। अब नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं तो नेक्स्ट फैक्टर है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। यहाँ है 3 रेज़ टू द पावर 1 जिसका मतलब होता है 3, और यहाँ है 5 रेज़ टू द पावर 1 इसका मतलब होता है 5। फिर इन सबको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगा 60। इट मीन्स 6 और 20 का HCF हो जाएगा 20, बट LCM हो जाएगा 60। ओके, अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन HCF और LCM को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। वो क्या, HCF of 620 equals to 2 raised to the power 1, and this equals to product of the smallest power of each common prime factors in the numbers, जो कि मैंने आपको समझाया था। And LCM of 6 and 20 equals to 2 raised to the power 3 multiplied by 3 raised to the power 1 multiplied by 5 raised to the power 1, and this equals to product of greatest power of each prime factor involved in the numbers। ओके, ये भी आपको पहले समझा चुके हैं। तो इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट कॉन्सेप्ट है, राइट। अब इसी कॉन्सेप्ट से एक फार्मूला बनता है, और वो फार्मूला है HCF ऑफ A एंड B, A और B कोई भी इंटीजर ले लिया गया, मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ A एंड B सेम इंटीजर है, इक्वल्स टू A मल्टीप्लाइड बाय B। ये इंटीजर जो है इसी का मल्टीपल, यानी कि किसी भी दो नंबर का HCF मल्टीप्लाइड बाय उसी दोनों नंबर का LCM, दिस इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ बोथ नंबर। ये एक फार्मूला है, राइट। अब हम लोग एग्जांपल 7 करेंगे। Find the HCF of 96 and 404 by the prime factorization method. Hence find their LCM। कह रहा है कि 96 और 404 का HCF निकालें, और जब HCF निकल जाए तो उससे LCM निकालें। इसी फार्मूला से निकलेगा, राइट। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 96 और 404 को फैक्टराइज करेंगे। तो जब 96 को फैक्टराइज करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 2 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, और जब 404 को फैक्टराइज करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 2 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 101। ओके, अब हम लोग इन दोनों का HCF निकालेंगे, और HCF निकालने का फॉर्मूला क्या है कि दोनों के फैक्टर्स में से जो कॉमन फैक्टर है उसे निकालना है, और फिर उस कॉमन फैक्टर का जो लिस्ट पावर वाला नंबर है उसे लेना है। ओके, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 96 का फैक्टर है 2 and 3, और 404 का फैक्टर है 2 and 101, यानी कि 2 कॉमन फैक्टर है। अब इस 2 कॉमन फैक्टर में से लिस्ट पावर वाले नंबर को लेंगे। यहाँ पर है 2 का पावर 5 और यहाँ पर है 2 का पावर 2। इट मीन्स हम लोग इन दोनों के HCF के लिए 2 रेज़ टू द पावर 2 ले लेंगे। ओके, और 2 रेज़ टू द पावर 2 का वैल्यू हो जाएगा 4। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 96 और 404 का HCF हो जाएगा 4। अब हमारे पास इन दोनों नंबर का HCF निकल गया। अब इसी नंबर से हमें LCM निकालना है। तो यहाँ इस फार्मूला को देखते हैं। यहाँ क्या था, HCF ऑफ AB मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ AB, दिस इक्वल्स टू A मल्टीप्लाइड बाय B। इस फार्मूला में हमारे पास HCF आ चुका है और दोनों नंबर हमें पता है, यानी A की जगह पर हम 96 ले सकते हैं और B की जगह पर 404 ले सकते हैं। और LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, LCM इक्वल्स टू A मल्टीप्लाइड बाय B एंड डिवाइडेड बाय HCF ऑफ AB। ओके, तो यहाँ हम लोग इसी तरह से कर रहे हैं। LCM of 96 and 404, this equals to
96 मल्टीप्लाइड बाय 404 डिवाइडेड बाय HCF ऑफ 96 एंड 404 और HCF ऑफ 96 एंड 404 का वैल्यू आया था 4। तो हम लोग दिस इक्वल्स टू लिख देंगे 96 मल्टीप्लाइड बाय 404 दिस वन एंड डिवाइडेड बाय 4 क्योंकि HCF निकला था 4। ओके, फिर इन दोनों को कट कर देंगे। कट करने पर यहाँ आ जाएगा 101, फिर 101 और 96 को मल्टीप्लाई कर देंगे जिसका वैल्यू आ जाएगा 900 696 यानी कि 96 एंड 404 का HCF हो जाएगा 4 लेकिन LCM हो जाएगा 9696। ओके, नाउ एग्जांपल 8, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ हम लोग को HCF और LCM निकालना है 3 डिफरेंट नंबर्स का। पहला नंबर है 6, दूसरा नंबर है 72 और तीसरा नंबर है 120। अभी तक हम लोग 2 नंबर्स का LCM या HCF निकाल रहे थे। यहाँ पर हम लोग 3 नंबर्स का निकालेंगे लेकिन मेथड सेम ही होगा, यानी कि हर एक नंबर को फैक्टराइज करना होगा। तो हम लोग 6 से स्टार्ट करते हैं। तो जब 6 को फैक्टराइज करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। 72 को जब फैक्टराइज करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू द पावर 2 और जब 120 को फैक्टराइज करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब हम लोग इन तीनों का HCF निकालने के लिए कॉमन फैक्टर को देखेंगे। तो कॉमन फैक्टर क्या क्या है? 6 का फैक्टर है 2 3, 72 का फैक्टर है 2 3 और 120 का फैक्टर है 2 3 5 यानी कि सब में 2 3 कॉमन है। अब इन कॉमन फैक्टर में से लिस्ट पावर वाले नंबर को चूज करेंगे। तो यहाँ पर 2 का पावर कुछ नहीं है यानी कि 1 है, यहाँ पर 3 का पावर कुछ नहीं है यानी कि 1 है, यहाँ है 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2, यहाँ है 2 का पावर 3 एंड 3 का पावर कुछ नहीं यानी कि 1। तो हम लोग इसको चूज कर लेंगे और लिखेंगे HCF ऑफ 6, 72 एंड 120 इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू द पावर 1 and this equals to 2 multiplied by 3 and this equals to 6. It means 6, 72 और 120 का HCF क्या हो जाएगा 6। अब हम लोग इन तीनों का LCM निकालेंगे और LCM निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों के सभी फैक्टर्स को लेंगे और सभी फैक्टर्स में से जो फैक्टर कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर वाले नंबर को चूज करेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ सभी फैक्टर्स को लेना है यानी कि 2 3 फैक्टर को लेना है जो कि सभी में है और फिर 5 को लेना है। अब इन 2 3 में से जिसका हाईएस्ट पावर है उसको लेना है यानी 2 टू द पावर 3 यानी इसे लेना है और 3 टू द पावर 2 यानी कि इसे लेना है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3 है और यहाँ भी सिर्फ 3 है और 2 के केस में यहाँ सिर्फ 2 है, इसलिए हम लोग 2 टू द पावर 3 एंड 3 टू द पावर 2 को ले रहे हैं और साथ में 5 को भी ले रहे हैं। चूंकि इन दोनों को पावर में लिख रहे हैं तो इसे भी हम लोग पावर में लिख सकते हैं 5 टू द पावर 1। ओके, तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू द पावर 1 और जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 360। इट मींस HCF ऑफ 6, 72, 120 इक्वल्स टू 6 एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 इक्वल्स टू 360। अब एक्सरसाइज 1.2 के सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। दैट्स इट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।